सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 गेट 2015 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। देखिए एक चीज और बताता हूं मैं, एक चीज बताना भूल गया आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और अच्छे से एनालिसिस करवा रहा हूं आपको। कई बार क्या होता है ना, ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको क्योंकि कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मैंने आपको बताया कि आपका सुपर मेश क्या होता है, दो मेश के बीच में एक आइडियल करंट सोर्स हो तो वो क्या बन जाता है, आपका सुपर मेश बन जाता है। ये डेफिनेशन लिखवाई भी है मैंने। अब देखिए क्या होता है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कंफ्यूज करने के लिए, यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया थोड़ी देर के लिए, यहां पे रेजिस्टेंस R 1 ओम 2 ओम जो भी, मैंने एक R रेजिस्टेंस यहां पे लगा दिया। अब जैसे ही मैंने यहां पे R रेजिस्टेंस लगाया, अब स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन भेजते हैं कि सर अब तो आपका सुपर मेश नहीं लगेगा क्योंकि यहां तो आइडियल बचा नहीं है, ये प्रैक्टिकल हो गया है। बट मैं आपको बोलूंगा कि क्या ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स है, क्योंकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स होता है करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे, दैट इज अवर प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ये हमारा प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या है, ऐसा है। तो क्या यहां पर पैरेलल में लगा है, क्या नहीं लगा, सीरीज में लगा है, सीरीज में लगा है। तो क्या ये प्रैक्टिकल हुआ, क्या नहीं हुआ। जब प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो हमारी डेफिनेशन बदली, क्या नहीं बदली। तो आपको क्या करना है, जब भी कभी करंट सोर्स जब अकेला होगा तब तो बड़ी आसानी से आप सुपर मेश बोल देते हो, बट यहां पर जब रेजिस्टेंस लग जाता है तब थोड़ा सा दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, जब रेजिस्टेंस यहां लगा रहा है वो भी सीरीज में, तब भी आप इसको आइडियल ही एज्यूम करना, तब भी आप इसको क्या करना, आइडियल ही एज्यूम करना। क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको याद होगा या नहीं होगा, आप देखता हूं कितना अच्छा रिवाइज किया आपने। एक करंट सोर्स के अगर सीरीज में, ये करंट सोर्स आई है और इसके सीरीज में अगर एक रेजिस्टेंस लग जाए तो इसका इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट क्या होता है, इसका इक्विवेलेंट कई बार हम लोग I लिख देते हैं। इस रेजिस्टेंस R को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी पढ़ाई है मैंने, और कब यूज करना है कब नहीं करना है ये भी बताया है ना। इक्विवेलेंट विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेस में बेसिक सॉल्विंग टेक्निक में ये चीज बताई है मैंने प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर इसके इक्विवेलेंट में सिर्फ I लिख सकता हूं, बट ऐसा लिखूंगा नहीं मैं। क्यों नहीं लिखूंगा, उसका वजह बताता हूं। ये मैंने सिर्फ इसलिए बताई प्रॉपर्टी, रेफरेंस इसलिए बताया ताकि मैं इसको आइडियल सिद्ध कर पाऊं या आइडियल प्रूफ कर पाऊं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि अगर यहां रेजिस्टेंस होगा तब भी आप इसको सुपर मेश लेके ही चलेंगे, और जब आप सुपर मेश सॉल्व करते हैं तब तो आपके करंट में तो कोई बदलाव आएगा नहीं। इस रेजिस्टेंस के होने से इस ब्रांच में कोई करंट बदल रहा है नहीं, तो ये इक्वेशन तो आपका सेम आएगा। भले ही यहां पे रेजिस्टेंस हो तब भी ये आपको इक्वेशन तो सेम ही आएगा, क्योंकि करंट में, इस ब्रांच में करंट का तो कुछ भी चेंज नहीं होगा रेजिस्टेंस आने से, क्योंकि ये सीरीज में आया है। कोई अगर पैरेलल में लगा होता तो डिवाइड हो रहा होता, बट सीरीज में है तो सीरीज में होने से आपका रेजिस्टेंस सीरीज में लगने से आपके करंट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन तो एज इट इज आएगी, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे नहीं हो। बट डिफरेंस कहां आएगा, आप बोलेंगे सर कुछ तो डिफरेंस आएगा ना, रेजिस्टेंस आपने लगा दिया, आप बोल रहे कुछ भी डिफरेंस, हाँ करंट में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, करंट में डिफरेंस नहीं आएगा, आपके आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। बट अगर आपसे कभी ऐसा पूछे कि इस 2 एम्पेयर सोर्स के अक्रॉस अगर आपसे वोल्टेज पूछे, कभी वोल्टेज V, इस 2 एम्पेयर करंट सोर्स के अक्रॉस अगर आपसे वोल्टेज पूछे कि इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, उस केस में इस रेजिस्टेंस के होने और ना होने से काफी अंतर पड़ेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी होगा। तो अगर इस करंट सोर्स के अक्रॉस V पूछे तब आपके इस रेजिस्टेंस के होने ना होने से फर्क पड़ेगा, ये V की वैल्यू बदलेगी। बट अगर V नहीं पूछा है, नॉर्मली आपको लूप करंट पूछा है, तब कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तब कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आई चीजें आपको, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट, अच्छा एक चीज और भी ध्यान रखना कि जब केवीएल लिखोगे, ये साइमल्टेनियसली केवीएल लिखना है, तब तो उस ब्रांच को हटा ही देना है हमें, तब तो उस ब्रांच का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, और यहां पे कोई केवीएल तो लिखना नहीं है हमें, सुपर मेश में सिर्फ करंट की डायरेक्शंस देखना, उस हिसाब से लिखना, तब भी उस रेजिस्टेंस का कोई रोल भी नहीं है। तो आपको अगर लूप के करंट निकालना है तब आपको ये रेजिस्टेंस कुछ भी हर्डल होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर करंट सोर्स, उसी करंट सोर्स के अक्रॉस अगर वोल्टेज पूछा है
तब तो आप केवीएल वगैरह घूम के ही निकालेंगे ना, तब इस रेजिस्टेंस के होने ना होने से फर्क पड़ेगा। तो छोटी सी बट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने बताई, क्योंकि ये मैं क्वेश्चन खत्म करते करते मेरे दिमाग में आया कि बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो आइडियल लिखवाया, तो आपको आइडियल, क्योंकि प्रैक्टिकल तो है नहीं ना, प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल तो पैरेलल में होता है, तो ये आपको आइडियल एज्यूम करके ही सॉल्व करना है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, नहीं आई हुई तो एक या दो बार पीछे करके वापस से देख लीजिएगा, वापस से सुन लीजिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग। तो मेश लगभग खत्म हो गया, ये मैंने ऐसे ही जनरल क्वेश्चन आपके लिए सेट कर दिया है। मेश एनालिसिस के ऊपर 2 क्वेश्चन इनफ थे, इससे ज्यादा की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको पता है, प्रैक्टिस जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली। अब V1 V2 कहां है, V1 और V2 गेट 2015 का क्वेश्चन। मैं आपको एक जनरल नॉलेज देता हूं, IIT कानपुर, इसका R&D डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा है। यहां से अगर आप एमटेक पीएचडी करते हैं, इसका मतलब आपका बहुत अच्छा लेवल होगा, है ना, क्योंकि यहाँ के प्रोफेसर्स आपको इतनी आसानी से छोड़ते नहीं है, आपको रिसर्च पे काफी काम करवाते हैं। इस वजह से ये आईआईटी जब भी पेपर बनाता है ना तो सुर्खियों में रहता है। इसने पेपर कब बनाया, 2007 में बनाया। 2007 में पेपर बहुत अच्छा था, जितने भी आपको 2007 के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ठीक ठाक क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर इन्होंने बनाया 2015 का, है ना। 2015 में इनके पास क्या हो रहा था कि लास्ट मोमेंट तक कैलसी रिप्लेस, वर्चुअल कैलकुलेटर जो है ना आपका, फिजिकल बंद हो रहा था और वर्चुअल इंट्रोड्यूस हो रहा था, और इंट्रोड्यूस कर भी दिया था। 2015 में वर्चुअल कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस कर दिया था इन द मंथ ऑफ आई थिंक अक्टूबर या नवंबर। बट जैसे ही लॉन्च किया उसके अंदर बहुत सारे एरर्स आने लग गए, तो आईआईटी ने डिसाइड किया चलो इस साल और वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं लॉन्च करते हैं, 2016 से लॉन्च करेंगे, इस साल आप फिजिकल कैलसी ही अलाउ करिए। तो फिजिकल कैलसी अलाउ था, ये वो लास्ट साल था 2015 जब आपका ये जो फिजिकल कैलकुलेटर मैं बता देता हूं, ये जो फिजिकल कैलकुलेटर ये अलाउ था, कौन सा, लास्ट 2015 में। उसके बाद से वर्चुअल कैलकुलेटर फुल तरीके से लॉन्च हो चुका था 16 से। तो जो 15 का पेपर है, खासकर इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम की बात कर रहा हूं मैं, तो इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत अच्छा बनाया था 2015 में। और मैं आपको जान के ताजुब होगा कि यहां पे तकरीबन 53 और 54 मार्क्स पर, मार्क्स की बात कर रहा हूं, आपका जो रैंक था 250 के अंदर था, AIR 250। कितने नंबर पे, 53-54 मार्क्स के आसपास आपका 250 के अंदर रैंक था। तो पेपर ऐसा नहीं था पेपर बहुत ज्यादा टफ था। 7 की अगर मैं बात करूं तो 7 तो टफ बना दिया था, कुछ कॉन्सेप्ट नए इंट्रोड्यूस हुए थे उस टाइम पर, और 2007 का पेपर वाकई में टफ बनाया था। बट 15 का पेपर टफ नहीं था, एनालिटिकल पेपर था। आपको क्वेश्चंस भी देखेंगे ना, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा। एक आप अगर मेहनत करें और आप एक प्रिपरेशन करते, एक अच्छा कैंडिडेट है, अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते तो आप बोलेंगे, आपकी ख्वाहिश होगी कि काश 2015 का पेपर हो, क्योंकि अच्छा पेपर बनता है ना तो अच्छा लगता है सॉल्व करने में, और आपका कंपटीशन रियल कंपटीशन होता है। छोटे से बहुत सिली वाला जो जैसे 2019 का इलेक्ट्रिकल का पेपर बन गया, बहुत इजी पेपर बन गया, अब उसमें रियल कंपटीशन नहीं होता है। आपका जब रियल कंपटीशन देखने को, आपको वाकई अपने जो कॉम्पिटिटर स्टूडेंट है उससे अगर कॉम्पीट करना है तो एक अच्छा पेपर बनेगा तो मजा आएगा, क्योंकि प्रिपरेशन अगर आपने अच्छी करी है तो अच्छा पेपर आएगा तो मजा आएगा। ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2022 है ना, क्योंकि 2023 का जो गेट का पेपर है वो वापस कौन बना रहा है, IIT कानपुर बना रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं, है ना, उम्मीद कर सकते, बाकी जो हो जाए वो क्या पता। 7-15 में जैसा पेपर का एक स्टैंडर्ड लेवल मेंटेन किया, 2023 में भी वही लेवल मेंटेन होगा। टफ नहीं था, मैं अगेन बोल रहा हूं, 15 का पेपर टफ बिल्कुल नहीं था, एनालिटिकल पेपर था, बहुत मजेदार पेपर था। आप क्वेश्चन उठा के देखोगे आपको खुद रियलाइज होगा कि यार वाकई क्वेश्चन ठीक पूछा है। ठीक है, चलिए, तो 2023 में उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा पेपर आएगा, तो आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल से, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कवर, ये जैसे मैंने अभी ये पॉइंट बताया, इस लेवल के पॉइंट्स को भी कवर करके चलना पड़ेगा आपको इस वाले एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी सारी चीजें साइड में रख देते हैं, को डिलीट कर देते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पूछा है 15 से एकदम से याद आ गया मुझे बात, तो मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बट हवा मत बनाइएगा कि इसमें ये क्वेश्चन पूछा, इसमें क्वेश्चन, बहुत सारे लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं,
IIT ने ये पूछा था, ये पूछा था, इस साल ये पूछेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी कॉन्सेप्ट पढ़ो यार, पेपर कहाँ से आएगा, कॉन्सेप्ट से आएगा ना। आप ऐसा फुटप्रिंट थोड़ी फॉलो करेंगे जैसे हम कॉलेज में फुटप्रिंट फॉलो करते, अच्छा 2 साल में ये पूछा, तीसरे साल, तुक्का नहीं लगना है। कॉन्सेप्ट पढ़िए, सब्जेक्ट पढ़िए, ऑटोमेटिक जो आपने पढ़ा है वहीं से पेपर बनेगा ना, कहीं आउट ऑफ बॉक्स थोड़ी बनेगा। तो सिंपल सी चीजें हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, क्योंकि बहुत सारी जगह पे आपको बहुत सारे चैनल ऐसे देखने को मिलेंगे, अच्छा यहाँ से ये IIT ने ये पूछा, यहाँ से पूछा तो अब ये पूछेगा, क्या पूछ सकता है, ऐसा प्रिडिक्शन नहीं करने का है अपन ने। ये वो लोग करते हैं जिनका प्रिपरेशन हल्का फुल्का रहता है कि तुक्का कैसे मारना है, ये कैसे करना है। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िए और उस दिन अप्लाई करना है बस। चलिए क्वेश्चन है, अभी तक तो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया होगा आपने। V1 और V2 पूछा है, और यहां पर एक आपका डिपेंडेंट सोर्स है जिसका 2i, i का क्लू कहां पे, यहां पे गिवन है, ठीक है, और ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अब देखिए यहां पर ये है करंट सोर्स, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है। वोल्टेज निकालना है, इसका मतलब अगर ये V2 निकालना है तो KVL घूमना पड़ेगा। KVL घूमने के लिए अगर ये 5 एम्पेयर करंट है तो यहां पर तो आपको प्लस माइनस 5 चौक 20 वोल्ट वोल्टेज पता चल गया। तो KVL अगर घूमना है इस लूप के अंदर तो आपको ये वोल्टेज पता करना है, अननोन है, ये पता है, और इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज आ गया तो काम हो गया। और इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए आपको करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना, तभी तो वोल्टेज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये करंट की अगर वैल्यू पता लग गई, I करंट की वैल्यू पता लग गई, तो आप यहां वोल्टेज बता देंगे। यहां वोल्टेज हो गया तो KVL लगा के ये वाला वोल्टेज बता देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमारी जो V2 निकालने के लिए हमें I1 निकालना पड़ेगा। अब I1 कहां पे बैठा है, I1 है यहां पे डिपेंडेंसी पे, I1 यहां पे है, और हमें V1 भी निकालना है साथ में। तो V1, अब देखिए यहां पर ये वाली ब्रांच इसके पैरेलल में है और ये भी पैरेलल में है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मैं ये रेफरेंस मान लूं, क्योंकि एक नोड तो आपका रेफरेंस तो रहेगा ही सही, रेफरेंस, और इसके बीच में, इस नोड के बीच में एक ही एलिमेंट है, तो यही वोल्टेज V1 यहां पे होगा, और ये वोल्टेज V1 है तो ये भी वोल्टेज V1 और ये भी वोल्टेज V1, मतलब तीनों पॉइंट एक ही है, और तीनों पॉइंट का वोल्टेज जो है, पोटेंशियल है, वो V1 कहलाएगा। ये बात पता है आपको। तो आपका ये पोटेंशियल है V1, और यहां पर अब आपको ज्यादा चीजें समझ में नहीं अगर आए तो आप डायरेक्टली नोडल लगा दीजिए इस वाले नोड पे, ठीक है। तो नोडल एट V1, नोडल एट V1, तो बहुत कुछ यहां से निकल के आ जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बता रखा कि आपको नोडल बेस्ट मेथड है, नोडल ही ज्यादातर लगाना है। तो नोडल इस पे देखें अगर हम लोग, तो यहां पर V1 डिवाइडेड बाय V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितना 4 प्लस V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, प्लस कितना आ जाएगा यहां पे, है ना, ये सब आउटगोइंग ले रहा हूं मैं, आउटगोइंग, ये तो इनकमिंग आ रहा है, और आउटगोइंग क्या है, और यहां से 2i क्या है यहाँ पे, आउटगोइंग, 2i आउटगोइंग है ना, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच हो गई, और इनकमिंग कितना आ रहा है, 5 एम्पेयर इनकमिंग आ रहा है, 5 एम्पेयर इनकमिंग हो रहा है, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप में से बहुत सारे लोग नाराज होंगे कि सर आपको यहाँ पे I1 लिख देना था, तो चलो लिख देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे हम लोग, बट मुझे पता है यहाँ पे कि मेरे पास V1 और V1 है, तो क्या मैं इस I को क्या ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे I करंट अगर मुझे लिखना पड़े तो V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो I इक्वल टू V1 बाई 4, तो जहां पर I है वहां मैं V1 बाई 4 लिख देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, V1 बाई 4 प्लस V1 बाई 4 प्लस 2 इंटू V1 बाई 4 इक्वल टू 5, तो ये एलसीएम तो एक ही हो जाएगा, 2 3 4 4V1 इक्वल टू 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, तो V1 कितना आ गया, V1 हो गया आपका 5 वोल्ट, V1 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 वोल्ट हो गई, और आपका आंसर यहीं से मार्क हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे, क्योंकि आपको V2 निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप चारों ऑप्शन ध्यान से देखेंगे और आपने सही कैलकुलेट किया होगा, तो एक ही ऑप्शन है जहां पे V1 क्या है, 5 वोल्ट, बाकी और कहीं पर भी मैच नहीं हो रहा है, तो आपको V2 निकालने की जरूरत नहीं थी। ये एक स्मार्ट ट्रिक थी गेट 2015 में, कि आपको दूसरी चीज निकालनी ही नहीं थी, आपको ऑप्शंस भी एक बार देखने थे, ठीक है, बट हम लोग अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वजह से V2 भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो V1 आ गया, तो V1 आ गया, तो आपका I करंट निकल आएगा, I करंट 5 रखा, 5/4 क्या हो जाएगा आपका, है ना, V1 रखा 5, तो 5/4 हो गया I1, और I1 हो गया, तो अब हम लोग KVL लगा देते, KVL लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, V2 माइनस 20,
और उसके बाद प्लस माइनस 4 इंटू आई इक्वल टू 0। तो V2 आ जाएगा आपका 20 प्लस 4 इंटू आई कितना है, आई हो जाएगा 5 इंटू 4, 5/4 ये कैंसल, तो V2 आ गया 25 वोल्ट। ठीक है, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, एग्जामिनेशन हॉल होता तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर देते। तो V1 और V2 दोनों हमारे कैलकुलेट हो गए। मजा आया क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन था, एक एक स्टेप को आपको देखना था, प्लान कैसे बनाते हैं उसका एक एग्जांपल है। आपको जो निकालना है उसके लिए क्या क्या चाहिएगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिएगा अल्टीमेट रिजल्ट के लिए, वो सारा स्टेप बाय स्टेप सोचना है। तो थॉट प्रोसेस कैसा है, थॉट प्रोसेस ऐसा रखना है आपको नेटवर्क में कि क्वेश्चन देखा है ना, मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ। देखो थॉट प्रोसेस क्या रखना है, एक तो क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से रीड करो क्वेश्चन को। उसके बाद आपसे क्या पूछा है वो देखना है, उसको पूछने, देखो गेट एग्जामिनेशन में कैसे पैटर्न चलता है, एक चीज पूछी है आपसे, ठीक है, उसको निकालने के लिए दो चीजें और लगेगी आपको, उसको निकालने के लिए आपको दो चीजें और फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और फिर लास्ट में जो दो चीजें निकल जाएगी तो अल्टीमेट आप आंसर पे यहां पे पहुंच जाएंगे। मतलब कोई भी एक चीज कैलकुलेट, जैसे सपोज करिए यहाँ पे V2 कैलकुलेट करना था तो उसके पहले आपको I पे जाना था, उसके पहले आपको V1 निकालना था, तो V1 निकला तो I निकला, I निकला तो V2 निकला। तो इस तरीके से गेट एग्जामिनेशन में कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको कोई चीज निकालनी है तो उस तक पहुंचने के लिए दो कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी और फिर वहां जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पैटर्न होता है। तो आपको भी थॉट प्रोसेस पहले देना है, पहले दिमाग चलाना है, उसके बाद पेन चलाना है, क्योंकि पेन जैसे ही चला है तो फिर दिमाग का डायरेक्शन सोचने का इधर उधर नहीं जाता, एक ही डायरेक्शन में सोचता है। फिर तो एक ही डायरेक्शन में सोचने पे मजबूर करना है, बट सही डायरेक्शन हो, तो उसके लिए दिमाग को पहले चलाना, पहले पूरा प्लान बनाइए। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लान बनाने में, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी तो जल्दी जल्दी। स्पीड के पीछे मत भागो, एक्यूरेसी के पीछे भागो, एक दिन स्पीड ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो एट दिस नोट हमारा मेश एनालिसिस पूरी तरीके से फिनिश होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि बहुत छोटा रखूंगा, जिसमें मैं नोडल और मेश और ओम्स लॉ अभी तक जो पढ़ा है हम लोगों ने, उन तीनों को थोड़ा सा कंपेयर, केवीएल, केसीएल, जो भी मेजर टेक्निक है हमारी, है ना, मेजर टेक्निक जो सॉल्विंग है, लाइक केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, नोडल और मेश। क्योंकि नोडल और मेश में भी क्या कर रहे हैं हम लोग, नोडल में क्या कर रहे हैं, केसीएल लिख रहे हैं हम लोग, ओम्स लॉ और केसीएल का ही तो कनेक्शन है आपका नोडल। और अगर मैं मेश एनालिसिस देखूं तो केवीएल और ओम्स लॉ का कलेक्शन है ना। कर क्या रहे हैं हम लोग, केवीएल, अगर मैं कहीं मेश घूम रहा हूं तो उसमें केवीएल और ओम्स लॉ का तो है, ठीक है। तो केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, नोडल और मेश, ये 5 टेक्निक मेजर टेक्निक है। बाकी जो टेक्निक्स है सारी के सारी मैंने डिवाइड कर दिया बेसिक और एडवांस के बीच में। करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट सर्किट विद रिस्पेक्ट टू सोर्स, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार, ये सारी जो टेक्निक है ये कहीं ना कहीं हेल्पिंग हैंड है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 5 मेजर टेक्निक है इनको मैं कंपेयर करा देता हूं कि इनका क्या लिमिटेशन है। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक छोटा सा लेक्चर बना दूंगा जिसमें 5 टेक्निक को मैं कंपेयर करा दूंगा। ओके, थैंक यू।